नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई हो बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 10th के 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, आपके जो नए सर हैं शशि सर, कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लग रहा है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील से कहने का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करता। ओके, जिंक तो सबसे ज़्यादा है। फेरस भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, एक दिन तो लगाता है लेकिन कर लेता है। मैग्नीशियम को तो हवा में आते ही आग पकड़ लेता है। एल्युमिनियम जो है सबसे कम अभिक्रियाशील, इसको हवा से कोई मतलब नहीं होता एल्युमिनियम को, इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन देखे हो आप सब, आपके घरों में होगा एल्युमिनियम का बर्तन। ओके, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? C6 होता है ना। कार्बन की परमाणु संख्या 6। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए मैं बता दूं, इससे आपको 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ये होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन, ये होता है एल्काइन। ये समझ में आया? सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच तो एल्काइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, एल्काइन हो जाएगा ना। ओके, क्लियर नहीं तो अब देखो आगे देखते हैं। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या? एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H3OH। ओके, एथेनॉल का यही सूत्र होता है, C2H3OH। ओके, ये एथेनॉल है। अब देखो, तो एथेनॉल में क्या कर रहा है, कौन सा क्रियाशील मूलक है? तो क्रियाशील मूलक क्या होता है हमारा? क्रियाशील मूलक ये होता है OH। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? देखिए इसमें लोहा होता है, आगे भी देखते हैं। रबर तो होता ही नहीं, इसको काटो। नाइक्रोम का तार होता है जो हीट करता है, विद्युत धारा इसमें जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये जल्दी गर्म होता है। तो ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। चांदी सबसे अच्छा बोल रहा है ना, सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है, लेकिन चांदी का उपयोग लोग क्यों नहीं करता? लेकिन महंगा होता है ना। चांदी का तार अगर बन जाए तो सोने से भी महंगा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
किसका है? ये थ्योरी जो दिए थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये थ्योरी है आपके सिलेबस का, ये किसने दिया था? बताओ। तो ये फैराडे जी ने दिया था, सॉरी फैराडे ने दिया था। क्या दिया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसका है? फैराडे साहब का। किसका है? फैराडे साहब का। चलो आगे देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, अच्छा, जो मोटर देखे हो वो क्या करता है? एसी को लेकर डीसी देता है। क्या करता है? यांत्रिक मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर, दुनिया का कोई भी मोटर हो, उसको आप एसी करंट दोगे यानी या रासायनिक सॉरी विद्युत ऊर्जा दोगे तो उससे आप कोई काम कर सकते हो। गाड़ी में लगा रहता है मोटर, या कोई उससे पंखा नचता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा को देता है। विद्युत ऊर्जा लेकर क्या देता है? रासायनिक ऊर्जा देता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है। देखिए, कह रहा है, मान लीजिए ये क्या हो गया? एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, ये कह रहा है क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर कोई धनावेशित अल्फा कण, पश्चिम की ओर कोई धनावेशित अल्फा कण आगे बढ़ रहा है। ओके, और ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर घूम जा रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए इधर होगा, तब तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये इधर घूम गया होगा। ओके, तो इधर घूम गया उत्तर की ओर, तब बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है? पूरब की ओर है कि नहीं? इधर क्या होता है? इधर पूरब है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूरब की ओर। ये फिगर से समझ में आया कि नहीं क्या कर रहा है क्वेश्चन? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है? हमारे घरों में मैंने बता रखा है आपको पिछले लेक्चर में, जो हमारे घर का वोल्टेज जो होता है 220 वोल्ट होता है। क्या होता है? 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होता है। वोल्ट इतना होता है, फ्रिक्वेंसी इतना होता है। ये दोनों रट लेना, क्योंकि हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। वो भी क्या आता है? 220 वोल्ट डीसी आता है या एसी आता है? डीसी करंट आता है या एसी? डीसी मतलब डिस्ट धारा, ओके। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ओके। क्लियर है इतना? तो एसी आता है या डीसी? हमारे घरों में जो आता है करंट वो डीसी होता है। ये सारे सवाल आपके भी है, क्वेश्चन है, इससे पता चल रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? गर्म, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बोल रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? अच्छा, तो धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं। हमें देखो, हमें गर्म जल प्राप्त करना, गर्म जल प्राप्त करना है। जल ताप जो होता है, जितना हीट मतलब
इन उसके अंदर हीट जाएगी, यानी गर्मी वाले दिनों में रहेगा उतना ही वो क्या होगा, गर्म जल देगा। तो देखो ये दोनों गर्म जल देने वाले हैं, लेकिन बादलों के दिन गर्म जल, उस दिन तो धूप ही नहीं होगा। जो बादल होते हैं उस दिन धूप होते हैं, धूप नहीं होते हैं, तो वो जो जल तापक होगा वो पानी को ठंडा रखता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ही कह रहा है किस किस दिन नहीं रख सकते, बादलों वाले दिन हम लोग नहीं रख सकते। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं करता? अच्छा, सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता कौन सा यंत्र है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी हवा ऊर्जा से आप सौर ऊर्जा कैसे बना पाओगे? एक बात बताओ जरा मेरे को। पकड़ा गया ना? हवा ऊर्जा से, हवा जो एनर्जी है उससे हम गर्मी कैसे ला सकते हैं? गर्म वाले ऊर्जा एनर्जी नहीं ला सकते। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा? पवन ऊर्जा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। किसी भी दूरी पर, क्या बोल रहा है? किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही मिल रहा है तो वह दर्पण होगा। किसी भी दूरी कहने का मतलब पता है आपको? हा? केवल समतल। क्या होगा? केवल हमारा समतल होगा। उत्तल भी हो जाता, लेकिन ये क्या बोल दिया पहले ही, किसी भी दूरी पर। तो उत्तल में किसी भी दूरी पर जो होता है ना प्रतिबिंब, वो सीधा प्रतीत नहीं होता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज, जो विद्युत फ्यूज होता है ना वो एकदम पतला वायर होता है जिसमें अधिक हीट के कारण वो क्या होता है, टूट जाता है। हमारे घरों में भी इसका उपयोग होता है। ओके, तो ये किस पे कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। इससे ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में इसमें करंट फ्लो होगा तो तार गर्म होगा। तार गर्म होने से उसमें से ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा के कारण वो वायर कट जाता है। एक पतला वायर होता है एकदम, देखना आपके घरों में लगा होगा। किसी कुंडी का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र VVI फॉर्मूला है। ओके, तो इसको तो रख लेना। V बराबर IR, किसका फॉर्मूला है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओके, इसको याद रखना। तो V बराबर IR होता है, तो हमें R बराबर निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। ये सारे VVI क्वेश्चन है आपके, तो राइट आंसर क्या होगा? R बराबर V/I। ओके, अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? हाँ, दुनिया का कोई सा भी बैटरी हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, दुनिया का कोई भी बैटरी हो वो सारे DC करंट देते हैं। क्या देते हैं? DC करंट। कभी AC नहीं देते, ध्यान रखना। क्या देते हैं? DC करंट देते हैं। यहाँ पे प्रत्यावर्ती भी है और A और B दोनों है। तो प्रत्यावर्ती यानी AC तो देता नहीं है, DC केवल देता है, तो A और B तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते। ये भी क्वेश्चन आपका फेमस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। धारी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? आपके घरों में किस प्रकार का दर्पण होता है? इतना बताओ मेरे को पहले, आपके घरों में किस प्रकार का दर्पण होता है? जो आपके घर में यूज होता है उसी से ना धारी बनाते होंगे आपके घर के कोई।
तो वो क्या, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। विभवांतर कैसे मात्रक? वोल्ट। इजी सारे देख रहे, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपका बोर्ड एग्जाम का तो पैटर्न ही बदल गया, आपको तो एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हो, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। ओके, तो एक तरह से इजी भी है, एक तरह से हार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ढेर ऑप्शन देने का मतलब है वो ऑप्शन आपका गलती करवाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? बता दो जी। कितने नियम? 2 नियम। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। अब आगे हम लोग बायोलॉजी। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 18वां क्वेश्चन करा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं ना उसी को श्वसन अभिक्रिया का, तो सांस लेते हैं तो उसमें हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं, यानी हवा को ऊष्माशोषी करते हैं, फिर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी भी होता है, ऊष्माशोषी भी होता है। तो इसमें जो होता है ना रासायनिक अभिक्रिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड पे होता है, ऑक्सीजन पे नहीं होता। तो हम लोग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, यानी ऊष्माक्षेपी कर रहे हैं, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऊष्माक्षेपी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? अच्छा चालक कौन है? जी हमने बताया ना, रखा है ना, चांदी, लेकिन महंगा मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? देखो मैं अभी यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। आपके आवर्त सारणी दिए रहते हैं, जो ये 7 दिए रहते हैं ना ऐसे कॉलम, ओके, इनको आवर्त बोला जाता है। इनको आवर्त, जो ऐसे स्तंभ दिए रहते हैं, मतलब ऐसे जो तत्व दिए रहते हैं उनको वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग। ओके, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब बताओ आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बताओ कि उदर्ग वाले स्तंभ को क्या, जो ऊपर ऐसे था इसे उदर्ग बोलते हैं, तो उदर्ग वाले स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ओके, क्लियर है ना इतना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? ये तो धातु है, कॉपर, निकल, बोरॉन। ओके, निकेल जो होता है हमारा उपधातु होता है। क्या होता है? निकेल उपधातु होता है, याद रखिएगा। निकेल जो होता है हमारा उपधातु होता है। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को करते हैं। अगले लेक्चर में इसके अगले पार्ट को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और शशि सर जो नए सर आए हैं आपके सोशल साइंस के सारे कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। ओके, अगर किसी बच्चे को पता नहीं होगा कि यहाँ पे सोशल साइंस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तैयारी हो रहा है तो आप उनको बता देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।